मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन पार्ट 2, यानी कुछ न्यूमेरिकल के विषय में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे केस होंगे और कैसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पहचानेंगे और कैसे फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 1, मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स। और हमारे पास में ये इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। अब अगर इस इंक्लाइन प्लेन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस लाइक दिस, अब इस फोर्स की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे ये ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट पे रहे। यानी ये ब्लॉक हमारा ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए अप द इंक्लाइन प्लेन, ना ही ये स्लाइड करना चाहिए डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे देखिए टेंडेंसी की बात करते हैं, यानी जब हम फोर्स की यानी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होगी, तो इस ब्लॉक में जो मोशन की टेंडेंसी होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब जब मोशन की टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और इस फोर्स की वैल्यू क्या हमने बोल दिया मैक्सिमम, तो फिर यहाँ पे ये होगी टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो ये हो गया टेंडेंसी ऑफ मोशन, यानी ब्लॉक में जो मोशन की टेंडेंसी होगी वो अप द इंक्लाइन प्लेन होगी। अप द इंक्लाइन प्लेन होगी तो यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए वो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पे बाकी फर्दर फोर्सेस की, तो बाकी के जो यहाँ पे फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होना चाहिए ब्लॉक का, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। अब अगर इस mg को हम रिजॉल्व करें अलोंग द प्लेन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, तो mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन यानी इधर होना चाहिए। कितना होगा ये, तो लिखते हैं mg cos थीटा। इस mg का एक कंपोनेंट इधर भी आना चाहिए जिसे हम लिख रहे होते mg sin थीटा। यानी यहाँ अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, सारे फोर्स को बैलेंस करने की सोचे, तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उस एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, किसको, स्टैटिक फ्रिक्शन को प्लस mg sin थीटा। फिगर के अकॉर्डिंग जो हमें फिगर में दिख रहा है, फिगर में इस नॉर्मल रिएक्शन ने mg cos थीटा को बैलेंस किया हुआ है, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे वो m इसे बैलेंस कर रहा है, हम कहेंगे mg cos थीटा। तो फिर यहाँ से जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए भाई म्यू n, तो म्यू लिख दिया हमने और n को कर दिया mg cos थीटा। समझ गए भाई। तो ये होना चाहिए था फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ जो अप्लाइड फोर्स हमें मिलता F, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए था म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। यानी यहाँ जो फोर्स की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली वो हो गई भाई mg म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। यानी अगर हम मैक्सिमम इतना सा फोर्स इस ब्लॉक पे इंक्लाइन करें, इस ब्लॉक पे अप्लाई करें पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस, पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस, तो ये ब्लॉक हमेशा यानी तो ये ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, इसी कंडीशन में रुका रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ मिनिमम फोर्स की। तो मिनिमम फोर्स के लिए फिर देखिए, मिनिमम फोर्स के लिए फिर यहाँ पे ये तो हो गया भाई अपना इंक्लाइन प्लेन,
और इस इंक्लाइन प्लेन पे ये हमने रख दिया ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ पे जब हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स कैसा अप्लाई किया, मिनिमम फोर्स की बात करते हैं। तो जब हम यहाँ फोर्स की वैल्यू थोड़ा कम रखेंगे, यानी मिनिमम फोर्स होगा, तो फिर इस ब्लॉक का जो मोशन की टेंडेंसी होगी वो होना चाहिए डाउन द प्लेन। तो ये हो गया वेलोसिटी की टेंडेंसी, यानी मोशन ऑफ टेंडेंसी किधर होगी, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब जब मोशन की टेंडेंसी होगी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए वो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, अप द इंक्लाइन प्लेन, यानी इधर होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन किधर हो गया, अप द इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे अगर बाकी के फोर्सेस की हम लोग बात करें, तो बाकी के फोर्सेस में भाई वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट होना चाहिए mg, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल एक्शन। अब अगर इस mg को हम रिजॉल्व करें अलोंग द प्लेन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, तो फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा इधर थीटा होता, और इसे हम लिखेंगे mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस नॉर्मल एक्शन में बैलेंस किया हुआ है mg cos थीटा, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, mg cos थीटा। फ्रिक्शन क्या होता है, तो वो हम लोग लिखते हैं म्यू m, यानी यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो होना चाहिए था म्यू mg cos थीटा। अब अगर सारे फोर्सेस को हम देखें फॉर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड फोर्स यानी उसकी मिनिमम वैल्यू प्लस फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, इन दोनों की वैल्यू होना चाहिए था इक्वल टू mg sin थीटा, यानी इन दोनों की वैल्यू mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ जो मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे वो हो गया फिर mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू mg cos थीटा, यानी रिजल्ट यहां से हमको मिला mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यानी अगर हम इतना सा मिनिमम फोर्स अप्लाई करें, यानी इतना सा फोर्स अगर हम अप्लाई करें अपवर्ड डायरेक्शन में, तो भी ये ब्लॉक हमें हमारा मूव नहीं करेगा। यानी इस ब्लॉक पे जो मूव कराने के लिए हमें फोर्स चाहिए, या तो इससे भी कम हो तो डाउनवर्ड स्लाइड करके आ जाएगा, या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था मैक्सिमम, वो था हमारा म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा। तो जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए वो इस फोर्स से अगर ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर इस फोर्स से कम होगा तो ये ब्लॉक हमें डाउनवर्ड मूव करता हुआ दिखेगा। यानी अगर हमारे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है और मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो ये ब्लॉक कभी भी मूव नहीं करेगा, यानी ये ब्लॉक होगा यहाँ पे रेस्ट में होगा। तो इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा देखिए भाई, मान लीजिए अभी भी हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, बट इस बार हमने जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया वो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रखा है, यानी हॉरिजॉन्टली हमने इस पे ऐसे अप्लाई कर दिया फोर्स। तो जब हम हॉरिजॉन्टली इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स की क्या वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यानी ये हमने हॉरिजॉन्टली इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो हमें अभी तो इसकी हम पहले कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, देन इसके बाद देखेंगे मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ जब हम इस पे अप्लाई करेंगे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर भी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे,
एक कंपोनेंट तो हमारा इस डायरेक्शन में होगा यानी पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, दूसरा कंपोनेंट इस फोर्स का इधर आएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब बात करें कि ये एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल फिर क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये पैरेलल टू सरफेस, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और इस एफ मैक्सिमम का जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा cos थीटा और ये होना चाहिए एफ sin थीटा। तो जब हम यहाँ फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करेंगे यानी मैक्सिमम फोर्स, तो इस ब्लॉक में जो मोशन की टेंडेंसी होगी, तो मोशन की टेंडेंसी किधर होगी, अप द इंक्लाइन प्लेन होगी, यानी यहाँ पे होगी मोशन की टेंडेंसी। तो जब मोशन की टेंडेंसी होगी अप द इंक्लाइन प्लेन, तो फिर हम लोग कहेंगे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होना चाहिए डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यानी ऐसे लगना चाहिए फ्रिक्शन। अब ऐसे जो फ्रिक्शन लगेगा, इसके अलावा भी इस पे अभी एक फोर्स और लग रहा होगा जो इस ब्लॉक का अपना वेट होगा, इधर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब इस mg को भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे along द प्लेन ऑफ मोशन, मतलब along द इंक्लाइन प्लेन, और दूसरा कंपोनेंट चाहिए हमें परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। तो जब इसे हम रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, तो यह एंगल वंस अगेन थीटा होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं भाई mg cos थीटा, और इस mg का जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। तो इस तरीके से हमने वेट को भी रिजॉल्व कर लिया। तो वेट के दो कंपोनेंट मिल गए हमको, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस कर रहा है किसको, mg cos थीटा को। तो हम लोग कह सकते हैं कि n इज इक्वल हो गया mg cos थीटा। अब n हो गया mg cos थीटा, तो यहाँ जो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन क्या होगा म्यू n और n की वैल्यू है यहाँ पे mg cos थीटा, यानी इतना सा पे इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा। अब along द प्लेन अगर हम लोग बात करें तो f cos थीटा पुल करके इसे ले जाने की कोशिश करेगा। अप्लाइड फोर्स का जो कंपोनेंट है पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, वो इसे पुल करके आगे ले जाने की कोशिश करेगा यानी f cos थीटा। और इस f cos थीटा को, सॉरी यहाँ पे भी एक और फोर्स था और वो फोर्स यहाँ पे क्या था f sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए था mg cos थीटा प्लस f sin थीटा, यानी फ्रिक्शन यहाँ पे अभी होना चाहिए था म्यू f sin थीटा। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा होनी चाहिए थी। तो ये जो f cos थीटा है पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, वो बैलेंस कर रहा होगा किसको, फ्रिक्शन को, और किसे बैलेंस करेगा mg sin थीटा। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि ये जो अप्लाइड फोर्स का cos कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन और mg sin थीटा को इक्वल करेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो गया म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा प्लस हो गया mg sin थीटा। अब अगर यहाँ पे हम f को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, और यहाँ पे इस साइड में अगर हम mg को कॉमन ले लें तो हो जाएगा म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। और यहाँ से हमें जो अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी भाई mg और फिर हो गया म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में हम लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो ये हमारे अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी अगर मैक्सिमम हम इतना सा फोर्स इस ब्लॉक पे लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो भी ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग आगे की, यानी मिनिमम वैल्यूज में फोर्स की क्या होती है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखिए, फिर मिनिमम वैल्यू के लिए
फिर से हो गया ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन। तो ये है भाई इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। तो जब हमने इस पे हॉरिजॉन्टली एक फोर्स अप्लाई कर दिया, अब ये फोर्स कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये फोर्स की हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू जो फोर्स की हमने अप्लाई किया इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर भी इस अप्लाइड फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा वो तो इधर हो जाएगा भाई एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगा जो होगा एफ साइन थीटा। इसके अलावा और अगर हम फोर्सेस को देखें यहाँ पे, तो फिर सरफेस के परपेंडिकुलर अभी एक होगा नॉर्मल एक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट होना चाहिए mg, और इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो ये हो गया भाई mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin थीटा। तो ये हो गया भाई mg sin थीटा और mg cos थीटा, इस तरीके से हमने इनको रिजॉल्व कर लिया। अब इसके अलावा यानी जब हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स की वैल्यू होगी मिनिमम, जब मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो इस ब्लॉक में जो मोशन की टेंडेंसी होगी वो होगी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यानी अब ये जो ब्लॉक है हमारा वो इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, ये है मोशन की टेंडेंसी। तो फिर जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन होना चाहिए अप द इंक्लाइन प्लेन, यानी इधर लगेगा फ्रिक्शन। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो नॉर्मल एक्शन फोर्स है हमारा वो बैलेंस कर रहा है यहाँ पर भी एफ साइन थीटा और mg cos थीटा को, यानी जो नॉर्मल एक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन, और इधर डाउनवर्ड जो लग रहा है क्या है mg cos थीटा, और ये हो गया f sin थीटा। तो अब यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें तो ये होता है म्यू एफ साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, यानी इतना सा इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब अलोंग द प्लेन अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो F cos थीटा और इस F cos थीटा को जो बैलेंस कर रहा है वो कौन कौन से फोर्स है, तो वो फोर्स हो गए भाई mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। समझ गए भाई, तो F cos थीटा होना चाहिए था mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो हमने लिखा भाई F cos थीटा, फिर ये हो गया भाई mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू लिख रखी है हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये है म्यू f sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ठीक है भाई, अब इसको इधर ले आएगा और एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, और यहाँ पर भी अगर हम mg को कॉमन ले तो ये होगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और f की जो हमको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो होना चाहिए mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन में हो जाएगा भाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, यानी ये मिनिमम वैल्यू है। यानी हम फिर एक बार कह सकते हैं कि अगर इससे कम फोर्स की वैल्यू होगी तो ये ब्लॉक हमें नीचे स्लाइड करता हुआ दिखेगा, और मैक्सिमम वैल्यू से अगर ज्यादा होगी तो ब्लॉक फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा और जो मैक्सिमम वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की उससे कम होगा तो ये ब्लॉक हमारा यहीं पे मिलेगा, हमें ना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ये होगा इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में होगा। इतनी बात क्लियर होगी, तो फिर हम लोग अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखिए फिर कितना क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना बहुत अच्छा सा है, यानी यहाँ पे आपको ये मिलेगा भाई, एक ब्लॉक रखा हुआ मिलेगा। तो ये ग्राउंड हो गया और इस ग्राउंड पे एक ये ब्लॉक रख दिया गया। इस ब्लॉक के ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है भाई। ये दो ब्लॉक यहाँ रखे हुए हैं भाई, इस तरीके से ये कंडीशन होगी। और इस पे भी हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दिया, मास है इसका स्मॉल एम और ये हो गया मास कैपिटल एम। चाहे तो इस ब्लॉक को हम ए कह सकते हैं और इस ब्लॉक को बी कह सकते हैं। अब ये जो सरफेस हमें दिख रही है, ये सरफेस तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, क्योंकि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इस ब्लॉक के अगर थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम को हम समझने की कोशिश करें, तो इस ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उस पे देखिए, ये जो लोअर ब्लॉक है हमारा बी, इस ए पे लगाएगा इस तरीके से एक नॉर्मल एक्शन, डाउनवर्ड इसका वेट होना चाहिए स्मॉल एम जी, और अप्लाई किया हमने इधर फोर्स, तो फिर इस डायरेक्शन में इस पे एक होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होना चाहिए, हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए। कौन सा फ्रिक्शन होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब यहाँ पे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा और अप्लाइड फोर्स हमारा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या इसके इक्वल होगा, समझ गए भाई, इससे कम या इसके इक्वल होगा, तो फिर ये दोनों ही ब्लॉक हमारे चलते हुए नजर आएंगे हमको, समझ गए ना। दोनों ब्लॉक यहाँ पे साथ साथ चल रहे होंगे। अब दोनों ब्लॉक यहाँ पे साथ साथ चल रहे होंगे तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम होगा। और कितना सेम होगा, तो जब हम कहें F क्या है, लेस आर इक्वल टू म्यू एल एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg। तो जब हमारा अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग फोर्स से कम या इसके इक्वल होगा, तो ये दोनों ब्लॉक कंबाइंड वे में चलते हुए नजर आएंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी होगा, और कितना होगा भाई, तो अप्लाइड फोर्स अपॉन में लिख देंगे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यानी दोनों ही ब्लॉक एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे और वो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, F अपॉन m प्लस m होगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो जब ये हमें पता चल गया कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे क्योंकि इनका कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा, तो कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा वैरी करता है जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होता है क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो इस मोमेंट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, किस पे लग रहा होगा, इस लोअर ब्लॉक पे, वो कितना होगा। तो फिर हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन लोअर ब्लॉक। तो लोअर ब्लॉक पे कितना लगेगा, तो हम कहेंगे जो फ्रिक्शन है वही इसको आगे की तरफ मूव करा रहा होगा, यानी F इज इक्वल क्या हो गया, ma, तो m लिख लिया, और जो इसका एक्सेलरेशन है F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ब्लॉक की यानी लोअर ब्लॉक हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स एक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर की तरह होता है, तो जितना फ्रिक्शन अपर ब्लॉक पे लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, सेम फ्रिक्शनल फोर्स लोअर ब्लॉक पे लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी भाई। तो इस कंडीशन में जब दोनों ही ब्लॉक हमारे साथ साथ चल रहे हैं
तो उस समय दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। लोअर ब्लॉक पे इस समय इतना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और ये दोनों साथ साथ कंबाइंड वे में मूव करते रहेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम कहेंगे कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लेस आर इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। समझ गया भाई? म्यू एस एम जे लिखो या म्यू एल एम जी, एक ही बात, क्योंकि म्यू एल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये अप्लाइड फोर्स, ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, इसकी वैल्यू अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो क्या होगा? यानी जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी तो दोनों ही ब्लॉक अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेंगे विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। व्हेन magnitude of applied force is more than limiting friction between the two blocks, then both blocks move in direction of applied force but with different acceleration। समझ गए भाई? क्योंकि इस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो मूव करवाएगा किसको? लोअर ब्लॉक को। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब हमारा यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तब क्या होगा? तो देखिए, जब हमारा अप्लाइड फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब इस ब्लॉक को हम आगे मूव कराएंगे, देखिए हमने यहाँ पे बनाया भाई, पहले तो ये ब्लॉक बना दिया A, जिसका मास है स्मॉल m, और इधर जब हम इसे अप्लाई करेंगे फोर्स F तो फिर इस डायरेक्शन में लगेगा भाई फ्रिक्शन। और अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगेगा? तुम लोग कहेंगे ये नॉर्मल रिएक्शन, और डाउनवर्ड हो गया mg। तो ये जो फ्रिक्शन है क्या होना चाहिए? म्यू n होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू स्मॉल mg। समझ गए भाई? ये हो गया फ्रिक्शन। अब अगर हम अपर ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात करें तो फिर ये हो गया अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन स्मॉल m। और अच्छे से अगर इसको हम लिखें तो ये हो गया F माइनस म्यू mg, और म्यू क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हो गया भाई एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक। और किस कंडीशन में होगा ये? तो हम कहेंगे व्हेन अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बात करें अगर हम लोअर ब्लॉक की, तो ये लोअर ब्लॉक है हमारा B, और इस लोअर ब्लॉक B पे जो सेम फ्रिक्शन लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? कहेंगे म्यू स्मॉल mg। इसका मास कितना है? कैपिटल M। तो इसका जो अपना एक्सेलरेशन होगा वो होगा म्यू स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M। यानी व्हेन अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, then both block move with different acceleration, with different acceleration। अब इसका एक्सेलरेशन क्या है? F माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास, और लोअर ब्लॉक का जो भी है वो क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास, यानी म्यू स्मॉल mg अपॉन m। अब इतनी बात क्लियर हो गई तो अगली बात पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि अगर इस ब्लॉक के लेंथ है L, सपोज लेंथ ऑफ लोअर ब्लॉक इज L, then find the time taken by upper block, then find time taken by upper block to fall from lower block। यानी हमें टाइम कितना लगेगा या कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक अपर ब्लॉक को
लोअर ब्लॉक से नीचे गिरने, समझ गए भाई। तो यहाँ पे देखिए ये जो अपर ब्लॉक है ये कहाँ मूव कर रहा है, लोअर ब्लॉक के ऊपर मूव कर रहा है। दोनों के पास अपने अपने एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे फिर रिलेटिव मोशन हो गया। अब रिलेटिव मोशन हो गया तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन। both block are moving in same direction, then relative acceleration जो यहाँ पे होगा वो होना चाहिए acceleration of A minus acceleration of B। तो ये हमने लिखा F minus mu mg upon small m minus mu mg यानी small mg upon ये रहा कैपिटल M। अब अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो ये हो गया स्मॉल m इनटू कैपिटल M। तो इधर हो गया भाई कैपिटल M इनटू F माइनस म्यू कैपिटल M स्मॉल m इनटू G माइनस म्यू स्मॉल m स्क्वायर इनटू G। और यहाँ पे अगर हम लिखें कैपिटल M F माइनस म्यू स्मॉल m G तो फिर ब्रैकेट में हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M इनटू स्मॉल m। समझ गए भाई। तो ये हो गया mf माइनस म्यू स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M इनटू स्मॉल m। तो ये हो गया भाई इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब हम इक्वेशन लिख सकते थे s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इनटू t प्लस माइनस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। तो रिलेटिव सेपरेशन कितना चलना पड़ेगा l, u रिलेटिव क्या हो गया 0, a रिलेटिव अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है और ये हो गया t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए अंडर रूट 2l अपॉन a रिलेटिव। तो टाइम कितना होना चाहिए 2l अपॉन a रिलेटिव। और अगर इस टाइम को हम लिखने की कोशिश करें तो ये टाइम फिर होना चाहिए था अंडर रूट 2l अपॉन a रिलेटिव। यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है भाई कितना है कैपिटल M माइनस म्यू स्मॉल mg ब्रैकेट में कैपिटल M प्लस स्मॉल m और डिनोमिनेटर जो था कैपिटल M इनटू स्मॉल m, ये ऊपर आ गया। यानी इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम के बाद ये जो अपर ब्लॉक है वो नीचे गिर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतने से बात अगर क्लियर होगी यानी इतने टाइम के बाद ये ब्लॉक गिर जाएगा और इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। कैपिटल अब देखिए ये जो ग्राउंड दिख रही है ना, इस ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना है 0। ये जो सरफेस दिख रही है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू। और इस बार हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स हमने अप्लाई किया है लोअर ब्लॉक पे, तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया लोअर ब्लॉक पे। तो लोअर ब्लॉक पे जो फोर्स लग गया वो कितना हो गया भाई F। अब देखिए जब F फोर्स लगेगा, F फोर्स लग रहा होगा और ये फोर्स भी जो हमारा जो हमने F फोर्स अभी अप्लाई किया है वह अप्लाइड फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अगर उससे ज्यादा है यानी अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, F इज ग्रेटर देन FRS यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है ज्यादा है। अब ज्यादा है तो क्या होगा कहेंगे फिर दोनों ब्लॉक फोर्स अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में चलेंगे विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। यानी व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन अप्लाइड फोर्स या फिर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन देन बोथ ब्लॉक मूव इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बट विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बी की तो हमने लिखा फॉर ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी की अगर हम लोग बात करें तो
तो ये ब्लॉक बी हो गया। इस ब्लॉक बी पे देखिए हमने अप्लाई किया है फोर्स। अब फोर्स जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो इस ब्लॉक पे मोशन की टेंडेंसी होगी इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। उस मोशन की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए यहाँ पे आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा तो फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नेट फोर्स अपॉन मास, यानी अप्लाइड फोर्स माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन में हो गया कैपिटल। अब यहाँ अगर हम बात करें फॉर ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए को जो मूव कराने का काम कर रहा है, यह ब्लॉक ए का अगर हम एफबीडी देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा नॉर्मल एक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अपना वेट हो गया, और जो फ्रिक्शन है वो अपर ब्लॉक पे किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ। अब फ्रिक्शन इसमें आगे की तरफ लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो ये होगा भाई न्यू एन। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक ए का वो होना चाहिए फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। तो यहां से मिल गया हमको एक्सेलरेशन ऑफ ए जो हो गया भाई म्यू एन अपॉन स्मॉल एन, और एन की वैल्यू अगर हम लिख दें तो एन कितना है, स्मॉल एम जी के बराबर, यानी ये हो गया म्यू एम जी अपॉन स्मॉल एम। अब एम एम कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया म्यू जी। यानी ये जो अपर ब्लॉक दिख रहा है हमें ब्लॉक ए दिख रहा है, इस ब्लॉक ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है। कितना हो सकता है भाई, म्यू जी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन सेट करना चाहें कि दोनों ब्लॉक हमारे जो है वो विद सेम एक्सेलरेशन चले, यानी अगर हम यहाँ पे पहला एक पॉइंट लिखा हमने, यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, तो दोनों ब्लॉक हमारे अगर साथ साथ चले तो इसका मतलब है कि फिर इन दोनों के एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं F माइनस म्यू स्मॉल एम जी, क्योंकि फ्रिक्शन कितना है भाई, ये जो फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू स्मॉल एम जी अपॉन में हो गया भाई कैपिटल एम इज इक्वल टू लिखते हैं म्यू जी। तो F क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल मिला हमें म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी। और एक्चुअल में जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स होना चाहिए लेस और इक्वल टू म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी। यानी अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी से कम या उसके इक्वल है तो ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम होंगे, और वो जो सेम एक्सेलरेशन होंगे वो क्या होगा, तो होना चाहिए ए इज इक्वल टू ए बी, अप्लाइड फोर्स जो हमारा है F अपॉन टोटल मास m प्लस स्मॉल m, यानी इस समय इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो F अपॉन m प्लस n होगा। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है, इस वैल्यू से ज्यादा है, तो जब इस वैल्यू से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर ये दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे, तब उनके ये एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी जो b का एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, तो लिखते हैं अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम, बट यहाँ जो म्यू है वो कौन सा म्यू होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी यहाँ पे कौन सा म्यू होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू के होना चाहिए। ठीक है भाई, और ये भी क्या हो गया, म्यू के इनटू जी होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो ये फिर इनके दोनों के एक्सेलरेशन होंगे और डिफरेंट एक्सेलरेशन होंगे, तब होंगे जब अप्लाइड फोर्स हमारा ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से, और अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमारी इतनी या इससे कम है तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे जो होगा F अपॉन m प्लस m। अब इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और हो सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है,
कि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अपर ब्लॉक रखा हुआ है ये लोअर ब्लॉक से कितने टाइम के बाद सेपरेट हो जाएगा, कितने टाइम के बाद गिर जाएगा। तो जब आप ऐसी कंडीशन देखेंगे तो फिर हम कहेंगे ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट इनके एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। अब देखिए यहाँ के रिलेटिव मोशन की बात किया जाए तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा, ब्लॉक बी का होगा। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जितनी आप इंक्रीज करते जाएंगे ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये जो ब्लॉक ए है यानी अपर ब्लॉक जो है हमारा, उसका एक्सेलरेशन एक फिक्स वैल्यू होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू केजी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फिर हम कितने टाइम के बाद गिर जाएंगे, इस कंडीशन के लिए देखिए क्या करना है हमने को। तो इस कंडीशन के लिए फिर हम लोग देखेंगे कि लोअर ब्लॉक की लेंथ कितनी है, क्योंकि जितनी लोअर ब्लॉक की लेंथ होगी उतनी डिस्टेंस अपर ब्लॉक को चलना पड़ेगा। अब उतनी डिस्टेंस अपर ब्लॉक को चलना पड़ेगा तो फिर हमें निकालना होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। यानी यहाँ हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो बी का एक्सेलरेशन अभी हमने लिखा था अप्लाइड फोर्स माइनस न्यू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम, और ये हो गया माइनस म्यू जी। तो यहां से हमको मिल गया भाई एफ माइनस म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम, यानी ये हो गया इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग फिर वही एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर लिखते, तो एल यानी इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो एस रिलेटिव क्या हो गया भाई एल, यू रिलेटिव क्या हो गया 0 और ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। तो टाइम हमें मिलेगा यहाँ से अंडर रूट 2l अपॉन ए रिलेटिव, 2l अपॉन ए रिलेटिव। तो जो टाइम होगा यहाँ पे वो हो गया भाई अंडर रूट 2l अपॉन ए रिलेटिव हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है f माइनस म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और ये आ गया कैपिटल M। यानी इतने टाइम के बाद स्मॉल ब्लॉक यानी अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक से नीचे गिर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे केस की। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो भाई, तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखिए बात, यानी यहाँ पे ये है ट्रॉली, ये जो आपको एक ब्लॉक दिख रहा होगा ये आप कहेंगे ये तो ट्रॉली है और मास है इसका कैपिटल एम। यहाँ पे एक ब्लॉक और रखा हुआ है, समझिए भाई, और यहाँ पर भी एक ब्लॉक है। ये दो ब्लॉक यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अब ये दो ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक पुली भी लगी हुई है, इन्हें ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। इसका भी मास स्मॉल m है और इसका भी मास स्मॉल m है, बट ये इसका मास क्या है, कैपिटल M। आप देखो भाई यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया गया भाई कोई F, ठीक है, कोई अप्लाइड फोर्स है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ का कितना है म्यू, और इस सरफेस पे भी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम फोर्स
applied on the trolley या applied on the bigger block such that both blocks remain in equilibrium. Question है find the maximum and minimum value of applied force such that both blocks remain in equilibrium. यानी हम मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहें, यानी रेस्ट पे रहें, दोनों में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए भाई, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये जो ट्रॉली है या ये जो बिगर ब्लॉक दिख रहा है बड़ा सा, ये मूव करेगा इधर। मान लीजिए इसने मूव करना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो जब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो हम बात करते हैं पहले अपर ब्लॉक की। तो इस अपर ब्लॉक पे फिर एक लगना चाहिए स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स जब इस पे लगेगा, यानी जब स्यूडो फोर्स इस पे लगेगा तो ये अपर ब्लॉक हमारा जो है पीछे की तरफ मूव करना चाहेगा। पीछे की तरफ मूव करना चाहेगा तो फिर यहाँ पे एक होना चाहिए फ्रिक्शन, और साथ ही साथ इस पे एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, तो इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए। अब बात करें कि यहाँ पे नॉर्मल एक्शन और डाउनवर्ड क्या होना चाहिए, mg। तो यहाँ पे टेंशन प्लस फ्रिक्शन ये दोनों मिल के बैलेंस किसको करेंगे भाई, स्यूडो फोर्स को करेंगे। तो टेंशन कितना होगा यहाँ पे, तो हम लिखते हैं ma माइनस म्यू mg। समझ गए ना, इतना टेंशन होना चाहिए, ma माइनस म्यू mg। कितनी बात क्लियर हो गई भाई। तो ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पे वो होगा म्यू n यानी म्यू mg। समझ गया भाई। अब अगर हम बात करें इस हैंगिंग ब्लॉक की, तो ये जो ब्लॉक है हमारा ऐसे हैंग कर रहा है, तो इस ब्लॉक पे देखिए इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, नॉर्मल एक्शन। ऐसे इस पे क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स ma। ऊपर की तरफ क्या हो गया, टेंशन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अपना वेट होगा। अब ये नीचे गिर जाना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक इधर जाना चाहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इस ब्लॉक को किधर जाना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की बात किया जाए तो क्या होगा, म्यू m। तो म्यू हो गया और m कितना होगा, ma के बराबर होगा। यानी यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाएं तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है भाई, mg, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू ma लग रहा है। एक इक्वेशन हमने बनाई इस हैंगिंग ब्लॉक के लिए और दूसरी इक्वेशन हमने बनाई इस अपर ब्लॉक के लिए। यहाँ पे देखिए इन दोनों ब्लॉक को एक कॉमन स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है, इसलिए इस पूरे स्ट्रिंग का टेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इस स्ट्रिंग का टेंशन सेम होना चाहिए तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं भाई। तो क्या हो गया, ma प्लस म्यू mg इज इक्वल टू हो गया भाई mg प्लस म्यू ma। समझ गए भाई। तो अब यहाँ पे अगर हम m को कैंसिल कर डालें तो a माइनस म्यू a इज इक्वल टू हो गया mg माइनस म्यू mg। समझ गए भाई। कुछ गड़बड़ हुआ, ये है ना, ये माइनस है भाई, ये यानी ma माइनस म्यू mg इज इक्वल mg प्लस म्यू ma। तो भाई ये म्यू ma इधर आएगा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया। अब यहाँ अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया भाई g1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, यानी ये होना चाहिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन।
तो ये हो गया भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस सिस्टम का। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स भी मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, तो इंडेक्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एम एक्स। समझ गया भाई। तो ये हो गया भाई मैक्सिमम फोर्स, यानी मैक्सिमम फोर्स 2m प्लस कैपिटल एम इंटू जी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये हो गया मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ट्रॉली। अब बात करते हैं हम लोग मिनिमम फोर्स की। इतना क्लियर हुआ, तो बात करते हैं हम लोग मिनिमम फोर्स की। अब मिनिमम फोर्स के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए पहले तो ये हमने हटाया, अब मिनिमम फोर्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो मिनिमम फोर्स क्या होगा भाई, अगर अपर ब्लॉक को हम एक बार फिर से देखें तो इस अपर ब्लॉक पे अभी भी इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स। इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए। लेकिन अब की बात जब एक्सेलरेशन इसका होगा मिनिमम, यानी एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा, तो ये ब्लॉक हमारा जो है वो नीचे जाना चाहेगा। अब ये नीचे जाना चाहेगा तो फिर ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा। अब ये आगे जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, यानी इस बार जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा। नॉर्मल एक्शन हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, mg हो गया यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर से हम लोग कहेंगे जो फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, म्यू एम, यानी म्यू mg। तो इस बार ma प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो गया टेंशन, यानी ma प्लस म्यू mg इज इक्वल टू टेंशन। ये इक्वेशन बन गई फॉर अपर ब्लॉक। अब हम लोग बात करते हैं फॉर हैंगिंग ब्लॉक। तो इस हैंगिंग ब्लॉक को इस बार किधर जाने की टेंडेंसी थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इससे फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन भी किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस ब्लॉक पे भी इधर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स। और इधर क्या हो गया भाई, नॉर्मल एक्शन। ये नॉर्मल एक्शन ट्रॉली अप्लाई करेगी अपनी कांटेक्ट सरफेस से, तो ये नॉर्मल एक्शन किसके बराबर हो गया भाई, स्यूडो फोर्स के। तो यहाँ पे जब हम बात करें फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन होगा, यानी म्यू एम ए हो गया। इक्वेशन अगर लिखते हैं इसके लिए तो टेंशन प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, यानी टेंशन इज इक्वल क्या होगा, mg माइनस फ्रिक्शन, या फिर हम कहेंगे mg माइनस म्यू एम ए। ये होना चाहिए भाई टेंशन। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वल कर दें तो फिर हो गया भाई ma प्लस म्यू mg इज इक्वल टू mg माइनस म्यू ma। म्यू ma को इधर लाएं और ma को कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस म्यू, और म्यू mg को उधर ले जाएं, mg कॉमन ले लें तो हो गया फिर 1 माइनस म्यू, यानी एक्सेलरेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गई g 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये एक्सेलरेशन की क्या होना चाहिए थी, मिनिमम वैल्यू। अब ये मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ जब हम बात करेंगे मिनिमम फोर्स की, तो जो मिनिमम फोर्स होना चाहिए F मिनिमम, वो होना चाहिए भाई टोटल मास। टोटल मास हो गया देखो m प्लस m, 2m हो गया। ट्रॉली का मास है कैपिटल M इंटू ए मिनिमम, यानी ये हो गया भाई 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये हो गया भाई मिनिमम फोर्स, यानी मिनिमम इतना सा फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था उतना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ब्लॉक अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेंगे, समझिए, यानी ये विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को मूव करेंगे, समझिए ना, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली रेस्ट पे होंगे। इतनी बात क्लियर होगी। तो फिर हम लोग थोड़ा और देखते हैं।
एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी एक, ये हो गई भाई ग्राउंड, ठीक है भाई, और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है, इसका मास है कैपिटल एम, और ये हो गई भाई सेलिंग। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे है क्या कि एक आदमी होगा, ये यानी इस प्लैंक को आपने जो है ना इधर एक पुली से इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपने बता दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। इस आदमी का मास कितना है, एम, स्मॉल एम, और ये जो प्लैंक दिख रहा है इसका मास है कैपिटल एम। समझ गए। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप, find maximum force applied by the man on the rope to hold the system in equilibrium। यानी आदमी इस रस्सी पे, इस रोप पे मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करे जिससे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। यानी ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक हमारा मूव ना करे, क्योंकि जब आप रस्सी को इधर पुल करोगे तो फिर ये प्लैंक हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप बट सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। समझ गए। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं इस आदमी की। तो देखिए ये तो हो गया भाई आदमी, इस आदमी के ऊपर प्लैंक ने लगा रखा होगा नॉर्मल एक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस आदमी का अपना वेट होना चाहिए mg। इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि ये जो आदमी है कहां पे खड़ा है, प्लैंक पे। तो प्लैंक इस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। आदमी का वेट किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। साथ ही साथ इस आदमी ने स्ट्रिंग को नीचे पुल किया हुआ है, आदमी ने एक्शन किया स्ट्रिंग पे, किधर, नीचे की तरफ। तो स्ट्रिंग यानी रोप रिएक्शन करेगी आदमी पे, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। और एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मींस आदमी ने रस्सी पे फोर्स लगाया नीचे की तरफ, सेम फोर्स स्ट्रिंग आदमी पे लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन हो गई, n प्लस f इज इक्वल टू स्मॉल n। अब हम लोग बात करते हैं इस प्लैंक की। तो ये जो प्लैंक है जिसका मास है कैपिटल M, उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो गया, टेंशन, और टेंशन क्या होगा, फोर्स के बराबर होगा। समझ गया। दूसरी चीज है ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मल एक्शन लगाएगा n डैश। आदमी के ऊपर प्लैंक ने लगाया था n, तो आदमी भी प्लैंक पे कितना नॉर्मल एक्शन लगाएगा, n लगाएगा। अब जब ये प्लैंक हमारा आगे की तरफ यानी टेंशन की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी होगी, इसमें जैसे ही मूव करने की टेंडेंसी होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग जाएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू n डैश। यहाँ अगर हम बात करें n डैश की, तो n डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो n डैश यहाँ पे होना चाहिए n प्लस कैपिटल mg। कैपिटल mg क्या है, वेट ऑफ द प्लैंक। अब अगर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें तो ये जो अप्लाइड फोर्स यानी टेंशन है और फ्रिक्शन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने लिखा भाई ये F इज इक्वल क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे, म्यू n डैश। n डैश कितना होगा भाई यहाँ पे, तो n प्लस कैपिटल mg हो गया। ये होना चाहिए भाई अप्लाइड फोर्स के बराबर।
अब यहाँ पे n की वैल्यू लिखे हम फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू लिखते हैं तो n कितना होगा, स्मॉल mg माइनस f होगा। तो फिर ये जो अप्लाइड फोर्स है वह अप्लाइड फोर्स हो गया भाई, तो अप्लाइड फोर्स हो गया यहाँ पे म्यू, और m की जगह पे हमने क्या लिखा, स्मॉल mg माइनस f प्लस म्यू कैपिटल mg, यानी ये f इज इक्वल हो गया भाई म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस म्यू एफ। म्यू एफ को इधर लाएं और एक कॉमन ले लिया जाए तो हो गया 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। और ये जो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली वो क्या हो गई, म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन 1 प्लस म्यू। यानी ये आदमी इस रस्सी पे इतना सा फोर्स अप्लाई कर सकता है, यानी इतना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकता है, और ये प्लैंक भी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा अप्लाई कर दिया तो फिर ये प्लैंक मूव करेगा, फिर तो प्लैंक को मूव करना ही होगा। समझ गए भाई? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कुछ। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है।